हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मिक्स्ड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करा है, तो ये है हमारा पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग काफ़ी सारे और क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, राइट। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार ये वीडियो और इस चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इज प्रिमिटिव। बोल रहा है कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है शेड्यूलिंग जो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का क्या मतलब है? देखो, जो वर्ड प्रिमिटिव है इसका मतलब है कि ऐसा एल्गोरिथम या फिर ऐसा प्रोसेस जिसको आप इंटरफेयर कर सकते हो। जैसे मानो कि आप किसी का काम कर रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो, जैसे मान लो आप कुछ कर रहे हो, राइट, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई दूसरा बंदा आया जो आपसे स्ट्रांग है, उसने क्या किया, आपके काम को रोक दिया, बोला हटाओ, पहले मेरा काम होगा, पहले मैं करूँगा। जैसे सपोज कर लो कि आप कोई चापाकल है, चापाकल आप यहाँ पानी भर रहे हो, आप यहाँ पानी भर रहे हो, कोई दूसरा बंदा आया जो आपसे स्ट्रांग है, बोला कि जल्दी से तू हट जाए यहाँ से, पहले पानी मैं भरूंगा। तो ये क्या है? प्रिमिटिव है, मतलब इसको रोका जा सकता है, इसको इंटरफेयर किया जा सकता है, राइट। तो वैसा एल्गोरिथम जिसको बीच में रोका जा सकता है, दूसरे प्रोसेस को दूसरे लोगों को वैल्यू देने के लिए, दूसरे लोगों का काम करवाने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। मतलब जिसको रोका जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, जिसको इंटरफेयर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। और जिस एल्गोरिथम को आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर उससे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो तब तक होगा जब तक प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। मतलब उसमें आप जोर जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आप उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिए तो कोई माई का लाल नहीं है जो उसको बिना एग्जीक्यूट किए अपना काम करवा ले, राइट, पहले उसका काम होगा। तो कौन सा ऐसा एल्गोरिथम है? तो NPPS, NPSJF, RR या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बहुत सारे लोगों को जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि यार जब आप सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिक्स एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हो तो उसमें NPPS और NPSJF नहीं रहता है, सिर्फ रहता है SJF, राइट। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ। तो जो NPPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। इसका क्या होता है? NPSJF का, इसका होता है नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट। तो इसका होता है क्या? नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और हमें चाहिए कि कौन सा प्रिमिटिव है। तो ये जो दोनों के दोनों जो एल्गोरिथम है ए और बी, इसमें इसके तो नाम में ही है नॉन प्रिमिटिव, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, इसको काट दो। इसके भी नाम में है नॉन प्रिमिटिव, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, मतलब राउंड रॉबिन। ए हमारा प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। कैसे? आपको पता है कि जो राउंड रॉबिन है, राउंड रॉबिन, उसमें हमारा टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम बटा होता है, टाइम स्लाइस। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस हैं उसको मैं बांट देता हूँ, उसको एक टाइम क्वांटम में बांट दिया जाता है कि हर एक प्रोसेस को 2 सेकेंड एग्जीक्यूट करना है, या फिर 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, मतलब एक टाइम उसको दे दिया जाता है कि इतने टाइम में इसको एग्जीक्यूट होना है। और उस टाइम में एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा प्रोसेस चला जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस क्यों जा रहा है? जैसे मैं एक प्रोसेस है उसको 2 सेकेंड दिया हूँ, 2 सेकेंड, दूसरा जो प्रोसेस है उसको 2 सेकेंड दिया हूँ, तो जो पहला प्रोसेस है 2 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ और इसको यहाँ से भागना पड़ेगा, तब जो हमारा दूसरा प्रोसेस है सीपीयू में जाएगा और 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। मतलब उसको इंटरफेयर करके जो पहला प्रोसेस है 2 सेकंड तक कर रहा है, 2 सेकंड के बाद उसको इंटरफेयर कर दिया जा रहा है और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब क्या? उसको हम लोग इंटरफेयर कर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव एल्गोरिथम। जिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रोसेस को हम लोग जबरदस्ती भगा सकते हैं, कोई टाइम दे के भगा सकते हैं कि तुमको भागना पड़ेगा, कोई प्रायोरिटी देकर भगा सकते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। मतलब उसको हम लोग सीपीयू से निकाल फेंकते हैं, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, जो NPPS मतलब नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इसके फुल फॉर्म को याद कर लेना है। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी हायर, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, जैसे हायर प्रायोरिटी रन्स फर्स्ट, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले रन करेगा, राइट। Once a process starts, even if another process with higher priority comes, it must wait until the current one finishes. इसका मतलब ये है कि अगर एक बार इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला भी प्रोसेस आ जाएगा उसको वेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। मतलब उसको वेट करना पड़ेगा, ये अपना काम बंद नहीं करेगा, राइट।
वैसे ही NPSJF नॉन प्रिम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन CPU बस टाइम, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब जो रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो जितना छोटा जॉब रहेगा उतना पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इसके बारे में डिस्कशन आप यहाँ पढ़ सकते हो। RR क्या है, राउंड रॉबिन, मतलब टाइम शेयरिंग सिस्टम, ईच प्रोसेस गेट्स इक्वल टाइम स्लाइस, या फिर इसको क्वांटम बोलते हैं। आफ्टर द टाइम क्वांटम एंड्स द रनिंग प्रोसेस इज इंटरप्टेड, मैं वही बोल रहा हूँ जिसमें आप दखलंदाजी कर सकते हो, जिसको इंटरप्ट कर सकते हो, जिसमें इंटरफेयर कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, मतलब इसमें इंटरफेयर किया जा सकता है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन गेट्स द CPU, दिस इज फोर्स प्रिम्पशन, इसको जबरदस्ती हम लोग प्रिम्पशन कराते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, RR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो बोल रहा है कौन सा है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप नहीं है। तो यार मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 10 से ज़्यादा टेस्टिंग के बारे में बताया था कि टेस्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग हमारे पास हैं, तो कुछ टेस्टिंग यहाँ लिखा गया है जैसे यूनिट टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और भी होता है जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ऐसे ही तमाम टेस्टिंग होते हैं। मैंने आपको 10 से 12 टेस्टिंग के बारे में बताया है। तो इसमें जो सवाल है वो बोल रहा है कि कौन है जो टेस्टिंग का टाइप नहीं है। क्या जो यूनिट टेस्टिंग है वो टेस्टिंग नहीं होता है? क्या जो लोड टेस्टिंग है वो टेस्टिंग नहीं है? क्या जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो टेस्टिंग नहीं है? तो यार सारे के सारे हैं इसमें टेस्टिंग है, सारे के सारे इसमें टेस्टिंग है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप, कौन टाइप नहीं है? ए टाइप है, ए बी टाइप है, ए बी टाइप है, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसका टाइप नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए एक ऑप्शन और होना चाहिए नन, तो नन इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो है कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग होता ही है, लोड टेस्टिंग होता ही है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता ही है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेस्टिंग होते हैं, राइट। तो इसमें बोला कौन सा नहीं होता है, तो सारे का सारा होता है, मतलब जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन अगर रहेगा तो वो हमारा नहीं होता है। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? यह एक सिंगल कंपोनेंट को चेक करता है, राइट। जैसे मान लो कि आप कोई वेबसाइट बनाए, कोई ऐप बनाए, तो उसमें जो एक सेक्शन है, जैसे मानो जो पेमेंट का सेक्शन है या फिर मानो जो अबाउट अस का सेक्शन है, वो एक सेक्शन हो गया, तो उसको यूनिट टेस्टिंग के थ्रू करेंगे, मतलब एक कंपोनेंट को चेक करेंगे, तो यूनिट टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग मतलब उस पर पर्टिकुलर कोई लोड देंगे कि मानो इसमें हमने काफ़ी सारा ट्रैफिक दे दिया कि 10 यूजर को एक साथ हैंडल कर रहा है कि नहीं, उसको हमने लोड दे दिया, तो उसको चेक करेंगे लोड टेस्टिंग के हेल्प से। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब अलग अलग सेक्शंस को एक साथ मिला के, जैसे मानो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन दोनों को अब एक साथ मिला के टेस्टिंग करेंगे। पहले हमने हर एक सेक्शन को अलग अलग टेस्ट कर लिया यूनिट टेस्टिंग की हेल्प से, फिर हम क्या करेंगे कि दो से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ मिलाएंगे, तब चेक करेंगे, उसको करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से। आप लोग यार जब यूनिट टेस्टिंग है तो फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप जब एक कंपोनेंट को चेक कर लिए तो फिर मिला क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि यार जो ऐप हमारे पास आता है, जो वेबसाइट हमारे पास आता है, वो सारा का सारा एक साथ हमें काम करने होते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि मुझे सिर्फ अबाउट सेक्शन का काम है, नहीं, जो हमें ऐप चाहिए, जो हमें वेबसाइट चाहिए, वो एक साथ सारी की सारी काम करनी चाहिए, जो भी उसमें फंक्शनैलिटी है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमारा सारा का सारा आंसर हो जाएगा। देखो जो यूनिट टेस्टिंग होता है क्या करता है? टेस्ट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स, ठीक है, इसको फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। चेक्स ईच स्मॉल यूनिट मॉड्यूल वर्क्स करेक्टली, ये चेक करता है कि जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी यूनिट हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं। लोड टेस्टिंग क्या होता है? टेस्ट सिस्टम अंडर स्पेसिफिक यूजर लोड, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसको बोलते हैं। मेजर्स हाउ द सिस्टम बिहेव्स अंडर हैवी लोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 यूजर एक साथ इसमें ला के टेस्ट करेंगे, 1000 यूजर ला के टेस्ट करेंगे, या फिर लार्ज स्केल में चूंकि हमें एप्लीकेशंस को रन करने हैं तो काफ़ी सारे यूजर्स को एक साथ ला के उस पर लोड देंगे एप्लीकेशन पे कि हमारा एप्लीकेशन चल भी रहा है कि नहीं, क्रैश तो नहीं कर रहा है, राइट। इंटीग्रेशन क्या होता है? टेस्ट कंबाइंड मॉड्यूल्स एज अ ग्रुप, इसको ग्रुप में टेस्टिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ मिला के इसको टेस्टिंग की जाती है। तो इस केस में सारे के सारे हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट नहीं हो, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस ट्री, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो बी प्लस ट्री का प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट बोला है, नहीं है। ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन लीफ नोड, देखो
जो हमारे पास बी प्लस ट्री होता है, आपने बी ट्री के बारे में पढ़ा होगा। मैंने आपको जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का जो टॉपिक था, जो वीडियो है, उसमें मैंने काफ़ी सारे ट्री के बारे में बताया है। और मैं तो बोलूँ यार, मैंने सारे के सारे ट्री के बारे में बता दिया। तो अभी हमारे पास जो बी प्लस ट्री है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है कि जितने भी इसका डेटा होता है, जितना इसका डेटा होता है, वो सारा का सारा लीफ नोड पे स्टोर होता है। लीफ नोड पे, लीफ नोड क्या होता है? जो लास्ट वाला नोड होता है, जिसके बाद कोई भी नोड नहीं होता है, लास्ट वाला नोड होता है किसी भी ट्री का, उसको बोलते हैं लीफ नोड, राइट। और बी प्लस ट्री का यही खासियत है कि जो लीफ नोड होता है उसमें सारे के सारे डेटा स्टोर होते हैं। इंटरनल नोड्स स्टोर कीज ओनली, और जो आंतरिक नोड्स होते हैं, मतलब जो इंटरनल नोड्स होते हैं, जो लीफ नोड के अलावा, मतलब उसके बीच के जो नोड्स होते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ कीज को स्टोर करते हैं, यूनिक की को। इंटरनल नोड्स कैन स्टोर डेटा। देखो मैंने क्या बोला, जो इंटरनल नोड्स है वो केवल कीज को स्टोर करता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। यहाँ बोला इंटरनल नोड्स कैन स्टोर डेटा, नहीं, डेटा स्टोर करने का काम करता है हमारा कौन? लीफ नोड। लीफ नोड पे डेटा स्टोर होता है। तो बोला कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सा गलत है? तो जो सी नंबर है, सी नंबर, ये हमारा गलत है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन द लीफ नोड, सही बात है, ये ट्रू है, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हो। इंटरनल नोड्स स्टोर ओनली कीज, जो इंटरनल नोड्स होता है केवल कीज को स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। इंटरनल नोड्स कैन स्टोर डेटा, नहीं, क्योंकि यार सारे के सारे जो डेटा है वो लीफ नोड में स्टोर होते हैं, लीफ नोड में। क्योंकि लीफ नोड में हो रहा है तो इंटरनल नोड में नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा आंसर है सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर ओवर द अनरिलायबल नेटवर्क। देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग इसको गलती टिक मारने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। बोला कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ए इंश्योर करता है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो रिलायबल होगा, मतलब जो डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है वही डेटा जाए, मेक श्योर करना है कि कोई भी उसमें गलती नहीं हो। ओवर अनरिलायबल नेटवर्क, अनरिलायबल नेटवर्क पे क्या यूडीपी कर देगा? यूडीपी, देखो जो यूडीपी होगा वो रिलायबल डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो करेगा अनरिलायबल। मतलब क्या, जो यूडीपी है वो होता है कनेक्शन लेस। मैंने आपको बहुत बार बताया है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के बारे में, कनेक्शन लेस होता है। और जो आईपी होता है, आईपी प्रोटोकॉल, ये भी हमारा कनेक्शन लेस नहीं होता है। तो हमारे पास दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। ये दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कनेक्शन लेस होते हैं। आपने सिर्फ यूडीपी के बारे में पढ़ा होगा कनेक्शन लेस, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो किए होंगे तो मैं आपको बताया होऊंगा कि जो यूडीपी है और जो आईपी है दोनों के दोनों कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मतलब इसमें अगर डेटा हमें सेंड करना है, अगर सेंडर से डेटा को रिसीवर तक पहुंचाना है तो इसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है और जो आईपी है वो बोलता है यार मुझे तुम सिर्फ बता दो कहाँ जाना है, मैं बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश किए मैं चीज़ों को पहुंचा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा पहुंचा दूंगा, मैं बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। वो सिर्फ गारंटी देता है, पहुंचाता नहीं है, राइट। वो सिर्फ गारंटी देता है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर एक चीज़ में चैलेंज ले लेंगे कि मैं कर दूंगा, राइट, लेकिन उनसे होता नहीं है। सिर्फ चैलेंज लेने का काम उनका है, उसको पूरा करने का नहीं। तो जो यूडीपी होता है, यूडीपी वो कनेक्शन लेस होता है और जो आईपी होता है कनेक्शन लेस होता है। ये बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश किए, जैसे मान लो मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया, जैसे मानो मुझे मोतिहारी से पटना जाना है, तो अगर मुझे जाना है, अगर मैं टीसीपी हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं रूट देखूंगा कि मोतिहारी से पटना मैं बाई बस जा सकता हूँ, मैं बाई ट्रेन जा सकता हूँ, उसका रास्ता है कि नहीं, कौन से जंक्शन पे मुझे ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा, पहले मैं देखूंगा। क्यों? क्योंकि यार मैं टीसीपी हूँ, मैं रिलायबल डेटा कनेक्शन बात करता हूँ, मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मैं कनेक्शन ओरिएंटेड हूँ, राइट। लेकिन यूडीपी क्या बोलेगा, यार पटना ही तो जाना है ना, मैं चला जाऊँगा, पटना जाना है मैं चला जाऊँगा, मुझे नहीं पता कैसे जाऊँगा पर मैं चला जाऊँगा और मैं डेटा को जल्दी पहुँचा दूँगा। लेकिन क्या होगा कि ये पटना की जगह दूसरी जगह चल जाएगा और डेटा हमारा पहुँच नहीं पाएगा, या फिर पहुँचेगा भी तो डेटा हमारा सही सलामत नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसमें किसी बात की गारंटी नहीं है कि डेटा पहुँचेगा ही, राइट। तो बोला कि कौन सा रिलायबल डेटा पहुँचाता है, तो चूंकि यूडीपी और आईपी दोनों कनेक्शन लेस है तो ये रिलायबल नहीं पहुँचाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, टीसीपी। टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट का बैकबोन है, राइट। जैसे आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते होंगे। जो टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब सारे के सारे इंटरनेट पर जो डेटा ट्रांसफर है, जो ट्रांसमिशन होता है उसको कंट्रोलिंग करने का काम टीसीपी करता है। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वैसे ही इसका काम है और ये बैकबोन है इंटरनेट का, राइट, बैकबोन, इसको याद करना है, राइट। नेक्स्ट,
तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है, कनेक्शन लेस, और जो आईपी क्या है, कनेक्शन लेस, मैंने आपको बता दिया है। ये क्या करता है, सेंड्स पैकेट विदाउट एक्नॉलेजमेंट, सेंड्स और रिट्रांसमिशंस, ठीक है। हैंडल्स एड्रेसिंग एंड राउटिंग, नो डिलीवरी गारंटी। यस, आईपी में क्या है कि ये बोलेगा कि मैं पहुंचा दूंगा, मैं काम कर दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं ले सकता है वो। लेकिन जो टीसीपी, अगर आप टीसीपी की बात कर रहे हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड, और इसमें क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट को लेता है, रीट्रांसमिशन को लेता है, साथ ही साथ फ्लो कंट्रोल को काफ़ी तगड़ा एक डिलीवरी करता है, राइट। अगर इसने बोल दिया कि मैं पहुंचाऊंगा तो पहुंचाऊंगा। जैसे मैंने बोल दिया था कि मैं आपके एग्जाम से पहले 15 वीडियो डालूंगा हर एक सब्जेक्ट का, तो मैंने डाला, राइट। तो वैसे ही अगर आप किसी चैलेंज को ले रहे हैं और आप उसको पूरा कर रहे हैं तो आप कनेक्शन ओरिएंटेड हुए। अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कनेक्शन लेस। नेक्स्ट, द पिजन होल प्रिंसिपल इज यूज्ड प्राइमरली इन विच फील्ड। बोल रहा है कि जो पिजन होल प्रिंसिपल है वो किस फील्ड में यूज होता है, पिजन होल। तो देखो, इसका जो पिजन होल है, पिजन होल, इस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं, राइट। पहले इस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानते हैं। पिजन होल का क्या मतलब है, द पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से, आपने पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में नहीं पढ़ा है और सिलेबस में था भी नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट में काफ़ी सारा अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं जो उसके अंदर के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको ध्यान समझो। जो पिजन होल, इसका क्या मतलब है कि इफ यू पुट n+1 पिजन्स इनटू n पिजन होल्स, एटलीस्ट वन पिजन होल मस्ट कंटेन मोर देन वन पिजन। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, ध्यान समझो। जैसे मानो एक हमारे पास एक डब्बा है, एक हमारे पास एक डब्बा है, ये हमारे पास एक डब्बा है और एक और डब्बा है। मेरे पास 5 सिक्के हैं, 5, मेरे पास एक एक सिक्के के, एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं, एक एक रुपए के, और हमारे पास डब्बा कितना है, 4। हमारे पास 4 डब्बे हैं और सिक्का 5 है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं पांचों सिक्का को इन चारों बॉक्स में रखता हूं तो कोई एक बॉक्स ऐसा जरूर होगा जिसमें 2 सिक्के होंगे। ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के और 4 बॉक्स हैं, तो 5 सिक्कों को अगर 4 बॉक्स में रखना है तो कोई ऐसा बॉक्स जरूर होगा जिसमें हमें 2 सिक्के रखने पड़ेंगे, और इसी को बोलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं, पिजन होल प्रिंसिपल। बोल रहा है अगर हमारे पास 5 कबूतर है और 4 हमारे पास बॉक्स है, 4 पिजन होल हैं, तो एक बॉक्स कोई ना कोई रहेगा, कोई भी बॉक्स रह सकता है जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होंगे, मतलब 2 पिजन होंगे, बाकी सब में 1 पिजन होगा। क्यों, क्योंकि यार 4 डब्बा हैं और बॉक्स हमारे पास पिजन है 5। अगर 4 रहते तो सब में एक एक आ जाता, राइट। तो वही बोल रहा है इफ यू पुट n+1 पिजन इन n पिजन होल्स, एटलीस्ट वन पिजन होल मस्ट कंटेन मोर देन वन पिजन। ठीक है, अगर मैं साधारण शब्द में बोलूं, इफ देर आर मोर ऑब्जेक्ट्स देन कंटेनर्स, एटलीस्ट वन कंटेनर विल होल्ड 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, नेटवर्किंग हो जाएगा। नेटवर्किंग में क्या ऐसा कंसेप्ट आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा को शेयर करने में, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में। डेटा कंप्रेशन क्या होता है सर, डेटा कंप्रेशन होता है कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसको एक्सेस कर पाना, किसी को शेयर कर पाना हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क बन रहा है, तो हम लोग डेटा को कंप्रेस करते हैं। जैसे मान लो जो मेरा वीडियो है वो बन के तैयार होता है 10 GB का, 10 GB का, लेकिन 10 GB को अपलोड करना आसान नहीं होता है। जो वाईफाई राउटर है उसकी बैंड बजाती है और क्या होता है कि काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मान लो 10 GB का है तो हो सकता है 3 घंटा लग जाए, 3 आवर, राइट। क्योंकि 30 Mbps का स्पीड देता है, मैक्स देता है 30 Mbps। लेकिन अगर एक्चुअल की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो 10 से 20 Mbps स्पीड देता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या जो 10 GB है इसको अपलोड करना संभव है? संभव है अगर आपके पास 100 Mbps का स्पीड है, आपके पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ है और आप एक हाई टेक शहर में रहते हैं जहाँ स्पीड काफ़ी तगड़ा होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है इसको कंप्रेस। मैं इसको कंप्रेस करता हूं और जैसे मैं कंप्रेस करूंगा तो 10 GB जो हमारा वीडियो का फाइल है उसका साइज बन जाएगा 2 GB, और 2 GB को मैं उसको आराम से अपलोड कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं डेटा कंप्रेशन। तो क्या ये हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर हमारा होगा कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स इसका आंसर होगा। ये क्या होता है, इसमें यही होता है कि अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, तो ऐसा कोई रिसोर्सेज होगा जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस जाके वहाँ
रुकेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिकॉज कॉम्बिनेटोरिक्स स्टडीज काउंटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द पिजन होल प्रिंसिपल हेल्प्स प्रूव दैट व्हेन यू हैव मोर आइटम्स देन प्लेसेस, अगर आपके पास ज़्यादा आइटम्स हैं, जितना आपकी जगह है, जितना आपकी औकात है, अगर उससे आप ज़्यादा चीज़ों को रखते हैं तो क्या होगा, एटलीस्ट वन प्लेस मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम, अ बेसिक काउंटिंग आइडिया। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्लेसेज नहीं हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जितना प्लेस है उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो एक प्लेस ऐसा जरूर रहेगा जहां आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। इसका मतलब ही है, जो कॉम्बिनेटोरिक्स है इसका मतलब यही है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ IPv6 ओवर IPv4? तो देखो, जो IPv6 होता है, IPv6 एक होता है हमारा वर्जन 6 जो 128 बिट्स का होता है, लेकिन जो IPv4 होता है ये हमारा होता है 32 बिट्स का। तो अभी सवाल है कि भैया यार, जब हमारे पास IPv4 था, IPv4 जब हमारे पास था तो IPv6 लाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों पड़ी? तो मैं बोलूँगा यार देखो, जब हमारे पास 32 बिट का एड्रेस था तो काफ़ी सारे डिवाइसेस जो थे उनको कोई भी एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यार अभी इंटरनेट पे इतने सारे डिवाइसेस आ गए हैं और हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं IP एड्रेस। तो सब के सब डिवाइस को एक एड्रेस दे पाना, सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाना किसी जंग से कम नहीं था। तो जो साइंटिस्ट थे, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने रास्ता निकाला कि यार अभी तो सारे के सारे जो डिवाइसेज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता चला जा रहा है, तो हमें कुछ ऐसे एड्रेस का इजाद करना पड़ेगा जिसमें काफ़ी सारे एड्रेस हों, जो अगर बहुत सारे डिवाइस हमारे पास आएँ फिर भी हम लोग उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, राइट। तो IPv6 और IPv4 के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो मेन एडवांटेज है IPv6 का वो क्या है? क्या वो लोअर बैंडविड्थ है? लोअर बैंडविड्थ है IPv6 का? नहीं, ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। हायर बैंडविड्थ है, मोर एड्रेसेस। क्या जो IPv6 है इसमें ज़्यादा एड्रेस है? बिल्कुल है। हम लोग एड्रेस के लिए ही इसको लाए हैं। हमें जो IP एड्रेस था IPv4 में वो लिमिटेड था, तो हमें क्या था, अनलिमिटेड चाहिए था। मतलब इतना चाहिए था कि काफ़ी सालों तक अगर बहुत सारे डिवाइसेस लगातार इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, फिर भी एड्रेसेस की कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। फास्टर कनेक्शन, क्या फास्टर कनेक्शन हो जाएगा? नहीं। जो IPv6 है या फिर IPv4 है, दोनों का स्पीड में कोई अंतर नहीं है, स्पीड दोनों का एक समान माना जाता है, लेकिन जो एड्रेसेज हैं वो IPv6 है, IP जो 6 वर्जन है उसमें ज़्यादा होता है। तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। लोअर बैंडविड्थ, IPv6 यूजेज लार्जर हेडर्स सो इट डज नॉट हैव लोअर बैंडविड्थ, गलत बात है। मोर एड्रेसेस, IPv6 हैज 128 बिट एड्रेसिंग मोड्स allowing trillions of unique IP, yes, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फास्टर कनेक्शन, स्पीड इज सिमिलर, मैंने क्या बोला, स्पीड कोई अंतर की बात नहीं है, स्पीड एक तरह से सिमिलर है। जो IPv6 का मेन बेनिफिट है वो एड्रेस का स्पेस है, कि चूँकि IPv जो 6 है, वर्जन 6 है, 128 बिट का है, तो इसमें काफ़ी सारे एड्रेसेस हमें मिल रहे हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपरवाइजर इन वर्चुअलाइजेशन? जो रोल है हाइपरवाइजर का वर्चुअलाइजेशन में क्या है? तो सबसे पहले हमें 2 टर्म जानना पड़ेगा कि जो वर्चुअलाइजेशन है वो क्या है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम किए होंगे या फिर काम कर रहे होंगे और आपने वर्चुअलाइजेशन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या करते हैं कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसको हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में सेटअप करते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरे को एक कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर है और मुझे इसी कंप्यूटर में मुझे जो हमारे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स का है, अगर मुझे सारे के सारे एक साथ चलाने हैं, विंडोज भी चलाना है, मैक भी चलाना है, लिनक्स भी चलाना है इस कंप्यूटर में, तो क्या मैं इसको चला सकता हूँ? नहीं चला सकता हूँ। मैं एक बार में एक ही कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वर्चुअलाइजेशन का हेल्प लूँ तो सारे के सारे जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं उसका यूज कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक हाइपरवाइजर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा और उसके ऊपर मैं वर्चुअलाइजेशन करूँगा और वर्चुअलाइजेशन करने के बाद मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें इंस्टॉल कर लूँगा और एक कंप्यूटर में मैं 3 कंप्यूटर बना लूँगा।
मैं तीनों के तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसको रन कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि हम वर्चुअली अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसमें फंक्शंस करते हैं हाइपरवाइजर और वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से। तो बोला इसका काम क्या है, हाइपरवाइजर का काम क्या है, क्या इनक्रिप्ट्स वीएम। और जो हाइपरवाइजर होता है, हाइपरवाइजर वो हमारा वर्चुअल मशीन वीएम्स मतलब वर्चुअल मशीन बनाने में हेल्प करता है, और इसी को तो बोलते हैं वर्चुअल मशीन। जैसे मानो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मशीन है, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दूसरा मशीन है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तीसरा मशीन है। वो सारे के सारे मशीन्स हैं, क्योंकि इन सबको हम वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, इन सबको हम एक कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो क्या ये वर्चुअल मशीन को इनक्रिप्ट कर देगा? नहीं। क्या ये रूट्स डेटा को रूटिंग में कर देगा? नहीं। मैनेज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात, ओएसएच। यह क्या करेगा, जितने भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे ये सारे के सारे इस कंप्यूटर के लिए गेस्ट ही हैं। विंडोज भी है, मैक भी है, लिनक्स, ये सारे के सारे गेस्ट हैं, क्योंकि यार इसका जो ओरिजिनल है वो तो फिजिकल जो इसका डिवाइस है उसमें इंस्टॉल है, मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ, राइट। तो सारे के सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे, और इस केस में जो हमारा आंसर है मैनेजेज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो जाएगा। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, इनक्रिप्ट्स वर्चुअल मशीन, इंक्रिप्शन या सिक्योरिटी फीचर ए सिक्योरिटी है, नॉट द हाइपरवाइजर मैनेजेज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर क्रिएट्स रन्स मैनेजेज मल्टीपल VMs एंड देयर OSs रूट्स डेटा रूटिंग इज डन बाय नेटवर्क डिवाइसेस नॉट बाय हाइपरवाइजर। तो आप बी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ग्रामर इज रिक्वायर्ड फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। बोला है कौन सा ग्रामर है जो पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए यूज होता है। तो देखिए यार, मैं आपको काफ़ी बेहतर तरीके से एक चीज़ बता रहा हूँ, पहले आप इसको ध्यान से समझो। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। जैसे जो सबसे पहले हमारे पास है रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर अगर ये आएगा इसको बोलता हूँ टाइप 0। ये हमारा टाइप 0 है, फिर टाइप 1 आएगा, फिर टाइप 2 आएगा, फिर टाइप 3 आएगा। रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर ये हमारा होता है ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन याद करो। जहाँ भी आएगा टाइप 0, रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर और ट्यूरिंग मशीन, जो 1 आएगा वो आएगा कंटेक्स्ट सेंसिटिव, और इसमें बोलता है क्या LBA मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ध्यान समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। कंटेक्स्ट सेंसिटिव में क्या होता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा LBA। जो टाइप 2 होता है वो क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री। इसमें क्या होता है PDA मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा। जो टाइप 3 होता है वो क्या होता है, रेगुलर। इसमें क्या होता है NFA और DFA मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये चारों के चारों जो टाइप 0 से लेकर टाइप 3 तक है, इसको बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की इसको बोलते हैं। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कंटेक्स्ट फ्री का एग्जांपल क्या है, तो PDA है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रेगुलर में कौन कौन से आते हैं, NFA और DFA। डायरेक्ट बनेगा कंटेक्स्ट सेंसिटिव का एग्जांपल क्या है, तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो ये बोला कौन सा चाहिए हमें, PDA मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए। तो यहाँ देखो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, कंटेक्स्ट फ्री। तो इस केस में जो आंसर होगा हमारा कंटेक्स्ट फ्री हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चला, जब आपने इसका थ्योरी पढ़ लिया और मैंने आपको थ्योरी इसका समझा दिया, तब आपको पता चला कि अगर PDA है तो कंटेक्स्ट फ्री मारना है, अगर कंटेक्स्ट सेंसिटिव तो LBA मारना है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अगर रेगुलर है तो NFA और DFA मारना है, और मोर देन वन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेजेस डोंट रिक्वायर स्टैक, कंटेक्स्ट फ्री, PDA एंड CFG, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और पुश डाउन ऑटोमेटा कंटेक्स्ट फ्री होता है। यही हमारा आंसर चाहिए। कंटेक्स्ट सेंसिटिव क्या होता है, ये हमारा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, मोर पावरफुल देन PDA। ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा मतलब LBA मैंने जो आपको बता दिया है, राइट। तो देखो जो मिक्स टाइप के अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारे चीज़ आप रिमाइंड आपको हो रहा है, राइट। क्योंकि यार अगर मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक ही सब्जेक्ट का कराऊंगा, तो आपको लगेगा यार मुझे आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आप उतरोगे तो उस समय आपके दिमाग को ऐसा रहना चाहिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कभी भी फ्लैश कर सकता है स्क्रीन पे, तो तुरंत उसका आंसर हमें करना है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट DFA। जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है,
डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसके बारे में कौन सा सही है? इट कैन हैव एप्सिलॉन ट्रांजिशंस, इट कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशंस फॉर द सेम इनपुट सिंबल, इट एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज। देखो जो हमारे पास DFA है, DFA मैंने आपको बताया है कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। देखो जो DFA है, DFA मैंने आपको बताया था कि रेगुलर है, रेगुलर। तो जब रेगुलर है तो क्या करेगा? रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। DFA मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, क्या यह एप्सिलॉन ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। इट कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशंस, क्या मल्टीपल ट्रांजिशन रहेगा सेम इनपुट के लिए? नहीं। इट एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो ए रेगुलर लैंग्वेज का यूज करेगा। और कैसे आपको पता चला? क्योंकि मैंने आपको चॉम्स्की हायरार्की के बारे में बता दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि टाइप 0 क्या होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और किस लेवल पे कौन सा ग्रामर यूज होता है और किस में कौन सा डिवाइस यूज होता है। मैंने आपको सारे के सारा बता दिए हैं, तो आप इसके बारे में चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। इट कैन हैव एप्सिलॉन ट्रांजिशन, जो हमारे पास ई सिंबल है ऐसा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। DFA do not allow epsilon transitions, सही बात है। It can have multiple transitions for same input, DFA have exactly one transition per input। जो DFA होता है उसमें एक ट्रांजिशन में एक इनपुट ही होता है। It accepts regular language, DFA recognize all regular language। जो DFA होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उस सारे के सारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिछत्रा एल्गोरिदम यूजिंग अ बाइनरी हीप? बोला जो डिछत्रा एल्गोरिदम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अगर आप बाइनरी हीप का यूज करेंगे तो देखो जो बाइनरी हीप होता है, बाइनरी हीप ये दो टाइप का होता है, दो। एक होता है मैक्स हीप और एक होता है मिन हीप। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो मैक्स हीप होता है इसमें जो रूट एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है। मतलब वो जो हमारे पास हीप है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो इसका रूट होगा मैक्स हीप का। और सिमिलरली अगर जो मिन हीप है तो जो उसका रूट होगा सबसे छोटा एलिमेंट होगा सारे के सारे जो हमारा बाइनरी हीप है उसमें से। तो अब बोल रहा है कि जो बाइनरी हीप का अगर मैं यूज करूंगा बाइनरी हीप का, तब जो डिछत्रा एल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, राइट। तो बाइनरी में क्या होगा, लिनियर में क्या होगा और भी काफी सारे जो कंपोनेंट है उनमें क्या होगा, उससे पहले जानते हैं कि जो डिछत्रा एल्गोरिथम है वो है क्या। तो डिछत्रा एल्गोरिथम्स फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू all other points in a graph by allowing picking the closest unvisited spot next। अब बहुत सारे लोग को समझ में आया ही नहीं, तो इसको पहले समझो। जो डिछत्रा एल्गोरिथम होता है क्या करता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स तक किसी भी ग्राफ में, अगर हमें ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है या फिर बहुत सारे पॉइंट्स तक जाना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो कितना शॉर्टेस्ट पाथ हम लेंगे, मतलब कम से कम कितना पाथ लगेगा, वो डिछत्रा एल्गोरिथम की हेल्प से हम निकालते हैं। हालांकि जो डिछत्रा एल्गोरिथम है इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स वाले वीडियो में बनाया है। अगर आपने उसको पढ़ा होगा, 2 बार 3 बार पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। और सबसे जो क्लोजेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो शॉर्टेस्ट होता है उसको, राइट। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा हर अलग अलग केस में उसको देखते हैं। यूजिंग अब सिंपल एरे, अगर सिंपल एरे के हेल्प से हम जो डिछत्रा एल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो होता है ओ ऑफ वी स्क्वायर, मतलब वी मतलब वर्टिसेज। अगर बाइनरी हीप के हेल्प से निकाल रहे हैं मतलब प्रायोरिटी क्यू, तो होता है ओ ऑफ वर्टिसेज प्लस एज इंटू लॉग वी। इसको आपको याद करना है, इसको एकदम याद कर लेना है, याद। अगर फिबोनाची हीप के हेल्प से निकालते हैं एडवांस जो है वो होता है ओ ऑफ उसका एजेज प्लस वर्टिसेज इंटू लॉग वी। आप बोलोगे भैया यार ये सारे के सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूँगा यार या तो इसको आप प्रूव करो, जैसे आप निकालोगे और इसका प्रोग्राम बनाओगे, आप प्रोग्राम बनाओगे कि बाइनरी हीप के हेल्प से कैसे हम डिछत्रा एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप इसका प्रोग्राम बनाओगे तो आप उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे, राइट, कितना एज लगा कितना वर्टिसेज लगा, तो आपका आंसर ये आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है जो स्टेट लेवल्स के एग्जाम होते हैं उनके लिए कि इसका जो फॉर्मूला है या फिर जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको याद कर लो। अगर सिंपल एरे में है, आंख बंद करो, अगर सिंपल एरे में है तो ओमेगा ऑफ वी स्क्वायर, ऐसे याद कर लो। जो सिंपल एरे की हेल्प से ओमेगा ऑफ वी स्क्वायर, अगर बाइनरी हीप के हेल्प से करना है तो ओ ऑफ वी प्लस ई वर्टिसेस प्लस एज इंटू क्या हो जाएगा लॉग वी, इसको याद कर लेना है। वैसे फिबोनाची हीप की हेल्प से क्या करना है,
O ऑफ E प्लस V log B, इसको कर लेना है याद। तो इस केस में जो आंसर हमारा हो जाएगा O ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस log B, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको तुरंत याद कर लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ NFA, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसका आउटपुट क्या है? जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसका आउटपुट क्या है? ओनली वन स्टेट, ओनली स्टेट होता है DFA का, मैंने अभी आपको बताया था। अभी एक जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था क्या एक पाथ होता है? नहीं, एक पाथ नहीं होता है। ये हमारा होता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। जो NFA होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसका कहने का ये मतलब है कि या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा चीज़ों को या फिर रिजेक्ट करूंगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो NFA क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म यही पूछ दिया जाएगा। और जो TOC है, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये इतना भयंकर सब्जेक्ट है कि बच्चे या स्टूडेंट इसको कॉलेज में पढ़ते ही नहीं हैं, राइट। अगर एग्जाम नहीं देना रहे तो इसको कोई नहीं पढ़ेगा। एग्जाम के दिन भी ये लोग क्या करते हैं, चीट लेके जाते हैं और कैसे भी करके लिख देते हैं, इनको समझ में आता ही नहीं है। हम लोग अपना ही किस्सा बता रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं आता था TOC के बारे में, कुछ नहीं। हम लोगों ने तो TOC के एग्जाम के 2 दिन पहले जाना था कि ये भी कोई सब्जेक्ट है और हमारे सिलेबस में है, राइट। तो इसको क्या करना है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता इसको, लेकिन चूंकि एग्जाम में आता है तो पढ़ना पड़ता है, राइट। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका फुल फॉर्म हो गया। इट कैन बी मल्टीपल स्टेट्स एट द सेम टाइम आफ्टर रीडिंग एन इनपुट स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म। इट एक्सप्लोर्स मल्टीपल पॉसिबल पाथ साइमल्टेनियसली। तो देखो वन पाथ ये सारा DFA करता है, ओनली वन स्टेट ये DFA करता है, लेकिन हमें NFA करना है। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल पाथ पर एक टाइम में जा सकता है, यहाँ लिखा है मल्टीपल पॉसिबल पाथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो इस केस में आंसर जो हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लेगा ये एक साथ। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओनली वन स्टेट ये तो होने से रहा, NFA कैन बी इन मल्टीपल स्टेट्स, पता चल गया। वन पाथ होगा नहीं, NFA एक्सप्लोर्स मल्टीपल पाथ, यहाँ लिखा गया इसके डेफिनेशन में। एक्सेप्ट रिजेक्ट, NFA आउटपुट्स एक्सेप्ट इफ एनी पाथ एक्सेप्ट्स एल्स रिजेक्ट। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका देखो कहने क्या मतलब ये है, जैसे आपको पता है कि मल्टीपल पॉसिबल पाथ को कर रहा है, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो जितना पॉसिबल पाथ हो सकता है सबको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, सबको एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसमें से अगर कोई भी आ जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी उसमें से कोई भी अगर नहीं आएगा तो रिजेक्ट कर देगा। ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका जो आंसर एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि यार अगर जो NFA है वो क्या करता है, मल्टीपल पॉसिबल पाथ को एक साथ कर सकता है, राइट। अगर मल्टीपल में नहीं आया तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आएगा तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट। NFA आउटपुट्स एक्सेप्ट इफ एनी पाथ एक्सेप्ट्स, कोई भी पाथ एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सिमिलरली रिजेक्ट भी कर देते हैं, कोई मैच नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप इस नोट्स को लेकर प्रिपरेशन करें, क्योंकि मुझे लग रहा है सैकड़ों लोगों ने इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी तगड़ा मुझे फीडबैक दे रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया। कोई भी डाउट होता है तो वो लोग एक बार मैसेज करते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनका वॉइस नोट के थ्रू उनका रिप्लाई करता हूं और उनको अच्छे से गाइड करता हूं, राइट। तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं, साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट इसके साथ मिलेगा और जितने भी स्टेट पेपर हुए उनका PYQ का सॉल्यूशंस मिलेगा। प्लस अभी मैं वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिया हूँ, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन का भी एक्सेस मिल जाएगा और काफ़ी बेहतर तरीका से है, जो सिर्फ आपको 99 पर चीज़ें मिल रही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा, राइट। तो मैं अभी क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। ए लैंग्वेज इज सेड टू बी कंटेक्स्ट फ्री इफ इट कैन बी जनरेटेड। जो लैंग्वेज है उसको हम लोग कंटेक्स्ट फ्री बोल सकते हैं कब? किसी भी लैंग्वेज को हम लोग कंटेक्स्ट फ्री कब बोलेंगे? क्या वो फाइनाइट ऑटोमेटा को फॉलो करेगा तब? क्या वो रेगुलर होगा तब? अगर रेगुलर होगा तो वो हमारा NFA और DFA को फॉलो करेगा, ठीक है। तो क्या उसको कंटेक्स्ट फ्री बोल देंगे? नहीं, इसको काट दो। क्या उसको फाइनाइट बोल देंगे? नहीं, फाइनाइट उसको नहीं बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कंटेक्स्ट फ्री है तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसमें तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। अगर कंटेक्स्ट फ्री है, तो कंटेक्स्ट फ्री हम कब बोलेंगे? जब वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होता हो तब। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंटेक्स्ट फ्री। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? रिकॉग्नाइज ओनली रेगुलर लैंग्वेज, केवल रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। रेगुलर क्या होता है? ये भी रेगुलर लैंग्वेज को करेगा। कंटेक्स्ट फ्री क्या होता है? एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को करेगा, राइट। नेक्स्ट,
व्हाट इज अ मोनोलिथिक कर्नल? मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है? देखो इसके जो शब्द हैं, जो हमारे पास वर्ड है उसी में आंसर है। आपने मोनो के बारे में जरूर पढ़ा होगा, मोनोलिथिक, सिर्फ मोनो के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब एक। जैसे पोनो बोल रहे हैं, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब बहुपद। और एक होता है मोनोनोमियल, ऐसा कुछ होता है शायद, जो भी होता है, लेकिन मोनो होता है। मोनो, मोनो मतलब होता है एक, पॉली मतलब होता है बहुत, बहुत नोमियल, और यहाँ मोनोनोमियल मतलब सिंगल नोमियल, एक नोमियल। तो मोनो आपके बारे में पता होगा। ओनली मैनेजेस फाइल, क्या केवल फाइल को मैनेज करता है? ओनली, क्या फाइल को केवल मैनेज करता है? इंक्लूड्स ऑल ओएस सर्विसेज इन वन लार्ज ब्लॉक। यस, मोनो मतलब एक, और यहाँ कीवर्ड मुझे मिल गया एक, तो इसका आंसर मैं तुरंत इसको ठीक मानूंगा। वर्क लाइक इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का यहाँ क्या काम है? कर्नल में भगाओ। ओनली मैनेजेस फाइल, क्या केवल जो फाइल को मैनेज कर रहा है उसको मोनोलिथिक बोल देंगे? नहीं, नहीं बोलेंगे। और चूंकि ये कर्नल है, कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज रिलेटेड है। जो कर्नल है मैं बोलूँगा उसको ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स होता है, लिनक्स कर्नल, वो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका ब्रेन होता है, उसका समझ लो कि मेन पार्ट होता है। तो इंक्लूड्स ऑल ओएस सर्विसेज इन वन लार्ज ब्लॉक, और चूंकि कर्नल हमारा ओएस का पार्ट है तो ओएस वाला हमारा आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। इसको फाइल से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लो। A monolithic kernel is a type of operating system where all the cores of operating system services like process management, memory management, device drivers, file systems, and system calls run in a single large block of code in kernel space. आपने इसको देख लिया, right? Convert the binary number 1011.1101 to its decimal equivalent. Which of the following is the correct decimal value? तो देखो जो 1011.1101 है, अगर इसको मुझे जल्दी करना होगा तो मैं क्या करूँगा, जो पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले इसको तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। जो पॉइंट से पहले है इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि जैसे 1011 है, तो आप बाइनरी कैसे निकालते हो? इसका डेसिमल, ये बाइनरी तो है ही, डेसिमल कैसे निकालते हो? यहाँ 1 रखते हो, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, और जिसके जिसके सीक पे जिसके जिसके जगह हमारा 1 है उसको ऐड कर दो। 1 यहाँ 8 को ऐड कर दो, फिर 1 यहाँ 2 को ऐड कर दो, और 1 को ऐड कर दो, मतलब 8 2 10 1 11, तो यहाँ हो जाएगा 11। पॉइंट से पहले 11 आ जाएगा। तो क्या 11 इसमें है? हाँ है। क्या 11 इसमें है? नहीं है। क्या 11 इसमें है? नहीं है। मतलब 2 ऑप्शन गलत। जब 2 ऑप्शन गलत है तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा नहीं। अब नन हो सकता है इसका आंसर ए नहीं है, या फिर हो सकता है आंसर इसका ए है, राइट? तो आपने क्या किया, देखो आपने किया है इधर, आपने क्या किया है, आपने किया है इसको 1 2 4 8, इसका आपने निकाल लिया है 11, और इसका कैसे निकालेंगे? इसका तो आपको पता है जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम, यहाँ अगर 0 है, 0 तो एक जगह अगर मानो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 0 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, इधर जाएगा तो -2, इधर जाएगा तो -3। मतलब 0 के एक और नेगेटिव होगा और 0 के एक और पॉजिटिव होगा। आप अगर इधर नेगेटिव मान रहे हो तो इधर पॉजिटिव मानो, अगर इधर पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर नेगेटिव मानो, ऐसा। तो आपने इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया। जब इसको आपने निकाला, तो इसको ये हमारा पॉजिटिव साइड में ले लिया आपने इसको पॉजिटिव साइड में लिया है, आप यहाँ देख सकते हो। तो इसको आपको नेगेटिव साइड लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ -1 -2 -3 और -4। तो जो 1 है 1, इसको आप कैसे करोगे? 1 1 0 1 ऐसे निकालोगे, तो 1 के लिए 1 × 2 to the power -1 प्लस 1 × 2 to the power -2 प्लस 0 × 2 to the power -3 प्लस 1 × 2 to the power -4। मतलब इसके लिए निकालने के लिए जो 1 0 1 1 है, इसको आपने डेसिमल में निकाल लिया, उसका वैल्यू 11 आ गया है, 11। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो 1 × 2 to the power -1 मतलब 0.5, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.25, फिर इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.0625। अब जैसे आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 प्लस 0.25, 50 से 2 पॉइंट, फिर 0.0625। अब 2 0 यहाँ लगा दो, क्या हो जाएगा? 5 2 6 पर 1 5 7 1 8, मतलब 0.8125, मतलब 11 पहले से आया है, 11 पहले से आया है, प्लस 8125। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा।
और ए हमारा यहाँ आंसर नहीं है, तो आंसर हमारा नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर सिस्टम होता है उसमें जीरो होता है, और जीरो के एक साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरे साइड में हमारा नेगेटिव नंबर होता है, राइट। तो हमारा पॉजिटिव नंबर वाला जो था उसको तो मैंने निकाल लिया है। ये तो हमारे पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि 1 2 4 8 करेंगे और इसको निकल जाएगा। इसको क्या करूँगा, मैं निकाल लूँगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखो जो ए हमारा है 1 0 1 1, तो आप कैसे कर रहे हो, ए है 1 इंटू टू टू द पावर 1 प्लस फिर 1 इंटू टू टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू टू टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 4। ऐसे इसको भी आप ऐसे ही निकालो, राइट। पहले 2 की पावर 0 0 करना पड़ेगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, हाँ ऐसे करना पड़ेगा। तो जो आप जोड़ोगे 8 प्लस यहाँ 2 2 4 प्लस 1, 8 4 12 1 13। तो आपने एक साइड में उसको पॉजिटिव नंबर से इंटू कर दिया और दूसरे साइड में उसके नेगेटिव पावर से इंटू कर दिया, तो इस केस में आंसर हमारा ए आपको देखने को मिल जाएगा। और इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस को मैंने जो मेरा डिजिटल लॉजिक वाला वीडियो है, डिजिटल लॉजिक जो 2 घंटे का है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने सारा का सारा प्लेलिस्ट ही बना के डाल दिया है, राइट। सारे के सारे जो 15 सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं बिहार स्टेट में, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें 15 वीडियो हैं, सारे के सारे 1.5 से 2 घंटे के हैं, राइट। जो आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, आप उसको देखें। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया होगा तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत बना दिए होंगे। आप बोल रहे होंगे यार भैया मैं पहले वीडियो पॉज करता हूँ, मैं इसको बना के दिखाता हूँ, राइट। नेक्स्ट, गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर। जो हाफ एडर होता है उसको बनाने में कौन कौन सी गेट की जरूरत होती है। क्या उसमें एक्स और लगता है, हाँ लगता है। क्या उसमें नॉर गेट लगता है, नॉर। क्या उसमें नॉर लगता है, नहीं नॉर नहीं लगता है। क्या उसमें एक्स और लगता है, बिल्कुल लगता है। क्या उसमें और लगता है, और नहीं, और नहीं लगता है। क्या उसमें एक्स और लगता है मतलब जॉर लगता है, हाँ लगता है। क्या उसमें एंड लगता है, हाँ लगता है। तो जो हाफ एडर होता है, हाफ एडर, उसमें जॉर गेट लगता है, जॉर गेट, और उसमें एंड गेट लगता है, नॉर नहीं लगता है और नहीं लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉर एंड एंड। देखो यहाँ एग्जाम्पल समझो। मैं क्या करता हूँ, एक मार्कर चेंज करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये जॉर गेट है। अगर मैं सिर्फ ऐसे बनाता हूँ ऐसे, तो ये क्या है, ये हमारा और गेट है, और उसके आगे अगर आप ये लगा देते हैं, ओ ये लगा देते हो ऐसा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जॉर हो जाता है, जॉर। और इसको तो पता ही है एंड गेट होता है। इसमें दो जो हमारे पास इनपुट हैं ए और बी, तो इसमें हमें आउटपुट मिलता है, एक सम मिलता है, सम, और एक कैरी मिलता है। इसको बोलते हैं हाफ हेडर। हाफ हेडर में क्या होता है कि हमारे पास एक सम मिलता है और एक कैरी मिलता है। और अभी आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि भैया यार इसको हाफ एडर ही क्यों बोलते हैं, राइट। तो इसको अभी समझ पाना मुश्किल है। जब बिहार स्टेट का एग्जाम बीत जा रहा है 11-12 को, जब भी बीतेगा, तो उसके बाद जो हमारा बैच आएगा, काफ़ी भयंकर बैच, उसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस सेट जो मर्जी सारा सारा करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो हाफ एडर है, हाफ एडर, उसमें भैया यार 2 गेट लगता है, एक लगता है जॉर गेट और एक लगता है एंड गेट। इस बात को तुरंत याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनेगा कि जो हाफ एडर है किसके किसके हेल्प से बना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो आपको उस समय गलती नहीं करनी है, आपको तुरंत अभी कभी याद कर लेना है, इसको 2 बार 3 बार समझना है और याद कर लेना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज y इक्वल टू सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चक्कर लाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि जब भी इनटू हो तो उसका मतलब है एंड गेट, जब भी प्लस हो तो उसका मतलब है और गेट। मैंने आपको ना जाने कितना बार बताया है, जो मेरा प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने बहुत बार बता दिया है कि जब भी इनटू हो तो मतलब एंड ऑपरेशन, जब भी प्लस हो मतलब और ऑपरेशन। तो बोला एंड गेट कितना है, एंड गेट कितना है, तो आप देख रहे हो सी और डी। जो सी डी है इसके अंदर इंटू छुपा हुआ है। अगर सी डी एक साथ लिखो मतलब सी इंटू डी, इसका मतलब यही हुआ। तो एक हमारे पास एंड यहाँ छुपा है, एक एंड यहाँ, ये हमारा और है जो प्लस है और है, और एक एंड यहाँ छुपा है ई इंटू एफ। जी अकेले है तो यहाँ कोई इंटू हुआ नहीं है, मतलब सी डी में एक इंटू हुआ है और ई एफ में एक इंटू हुआ है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ एंड गेट्स हैं उसको मैं तुरंत 2 मारूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, और इस सारा का सारा जो ऑप्शन है फर्जी है, इसको तुरंत काटना पड़ जाएगा। आंसर क्या होगा, 2। आपने समझा कैसे, मैं क्या बोला हूँ कि जब भी अगर मल्टीप्लाई हो, जब भी डॉट हो, मल्टीप्लाई हो या फिर डॉट हो, डॉट हो या फिर मल्टीप्लाई, दोनों एक ही है, तब आप समझ लो वहाँ एंड गेट है। तो सी डी एक मल्टीप्लाई है, ई एफ एक मल्टीप्लाइड है, तो एक मल्टीप्लाई मतलब 2 मल्टीप्लाई और 2 हमारा आंसर यहाँ देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट, एनिमेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन किसका सीक्वेंस है? तो आप देख रहे हो कि यार आजकल तो एनिमेशन ही एनिमेशन है। अब जहाँ देखो एनिमेशन कार्टून्स भरे पड़े हैं, तो क्या ऑडियो फाइल्स जो होता है उसको एनिमेशन का सीक्वेंस आप बोल दोगे? जो ऑडियो फाइल्स होता है उसको सीक्वेंस बोल दोगे, एनिमेशन बोल दोगे उसको? ये तो ऑडियो है, MP3 है, काटो इसको। स्टिल इमेजेस, क्या जो इमेज है वो रुका हुआ है, जो स्थिर इमेज है क्या उसको एनिमेशन बोल दोगे? क्या जो टेक्स्ट पैराग्राफ है, टेक्स्ट का पैराग्राफ, उसको एनिमेशन बोल दोगे? नहीं, टेक्स्ट को एनिमेशन कहाँ से बोल देंगे? स्टिल इमेज, यस, ये हमारे पास क्या है? स्टिल इमेज, इमेज। तो एनिमेशन क्या होता है, ध्यान समझो। अगर मैं जो पावर पॉइंट है इसमें एनिमेशन लगाता हूँ, जैसे मानो मैं कोई भी यहाँ इमेज लगाया हूँ, इमेज हमारा फिक्स रहता है, फिक्स, मैंने एनिमेशन लगा दिया है कि कैसे आएगा ये। अगर मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो नाचते हुए आएगा, या फिर ऐसे धीरे धीरे उगेगा, या फिर लेफ्ट साइड से आएगा, या फिर राइट साइड से आएगा। मतलब जो इमेज उसमें होता है वो सारे के सारे स्थिर इमेज होते हैं। स्थिर इमेज होता है, जो इमेज होता है वो फिक्स होता है, लेकिन उसमें जो हम लोग इफेक्ट लगा देते हैं, एनिमेशन इफेक्ट, वो इस इमेज को इधर उधर घुमाता है। कभी ऊपर से लाएगा, कभी नीचे से लाएगा, कभी साइड से लाएगा, कभी ब्लर होकर लाएगा। वो सारे के सारे स्टिल इमेज का कमाल है, और उसी का सीक्वेंस होता है हमारा एनिमेशन। तो इस केस में जो आंसर है स्टिल इमेज हो जाएगा। इन अ प्रोडक्ट ऑफ सम, व्हाट काइंड ऑफ सेल्स आर ग्रुप्ड इन द के मैप। देखो, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों में इतना कन्फ्यूजन है कि पूछो मत। इन दोनों में बच्चे इतना कन्फ्यूज होते हैं कि उसको पूछना नहीं है कितना होते हैं, बहुत होता है। ये होता है P, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। देखो आप ध्यान समझो, मेरे दिमाग से समझो, मेरे दिमाग समझो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वैसे समझो। प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट, अगर आप किसी नंबर में प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा वैल्यू आएगा। जैसे मानो कोई नंबर है 2 में अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मानो जो 2 है इसको 50 से इंटू कर रहे हो, और जो 2 है इसको 50 में प्लस कर रहे हो, मान लो, तो ज़्यादा कौन आएगा? 2 इंटू 50, मतलब यहाँ 100 आ जा रहा है, और 2 इंटू 2 प्लस 50 यहाँ 52 आ जा रहा है। तो अब ध्यान समझना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। प्रोडक्ट में ज़्यादा आ रहा है, प्रोडक्ट में ज़्यादा आ रहा है। जब ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा का उल्टा क्या होता है? कम। तो इसको कम कर दो, 0। जो सम है, सम में कम आता है, सम कम। जो जोड़ है, सम मतलब जोड़ में कम आता है। अगर आप दो नंबर को जोड़ोगे और दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो मल्टीप्लाई करोगे उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। जो मल्टीप्लाई आप करोगे उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। जो मल्टीप्लाई करोगे, जो प्रोडक्ट करोगे उसका वैल्यू ज़्यादा है, जो सम करोगे उसका वैल्यू कम है, सम का वैल्यू कम। तो जो सम का वैल्यू जब कम है तो इसका वैल्यू ज़्यादा कर दो, और प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है उसका वैल्यू कम कर दो, उल्टा। प्रोडक्ट ऑफ सम, उसका उल्टा कर दो, प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो उल्टा कर दो 0, सम प्रोडक्ट, सम कम होता है तो उल्टा कर दो ज़्यादा। मतलब क्या, अगर हमारे पास POS है, POS, तो उसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम के मैप में रखेंगे वो 0 वाले को रखेंगे, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है SOP, तो उसमें हम लोग जो 1 नंबर सेल होता है, मतलब जिसमें 1 होता है, उसको रखते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेल विथ 1 इसको रखते हैं SOP में, सेल विथ 0 इसको रखते हैं POS में। तो आई थिंक आपको जो मैं ट्रिक बताया हूँ समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ज़्यादा आता है, जब ज़्यादा आता है तो मतलब कम वाला होगा, उसको 0 कर दो। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम कम आता है, सम हमारा कम आता है, मतलब ज़्यादा वाला कर दो, उसको 1 कर दो, राइट। 0 और 1 में ज़्यादा कौन है? 1 ज़्यादा है, तो जो सम है वो कम है, मतलब 1 हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, मतलब 0 हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर लो, रिलेट करो इसको, रिलेट। आप यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसको जो SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको मीन टर्म में बोलते हैं। जो POS है मतलब प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा, तो मैक्स टर्म, ज़्यादा मतलब मैक्स टर्म। यहाँ इसका सीधा हो जाएगा और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बोला कौन है जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन है? ऑप्शंस आर A, B, A to the power n, B to the power n, AN, BN, CN, AN, N इज ए प्राइम। तो देखो, जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इसमें जो हमारा होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन। और जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें एक स्टैक यूज होता है, एक स्टैक। ध्यान समझो, ध्यान समझना है। बोला कौन सा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इसमें से कौन सा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? तो जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसमें जो हमारा मेन ऑटोमेटा यूज होता है वो क्या है? PDA, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन। चूंकि डाउन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? स्टैक, उसमें होता है स्टैक।
और स्टैक तो यूज होता है उसमें दो वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं, ए पर कोई भी पावर, बी पर कोई भी पावर। जैसे मानो n है तो दोनों n है, तो दो वेरिएबल ही यूज होता है, तो दो वेरिएबल है, हाँ यूज होता है। तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल इसमें यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्टैक है और एक स्टैक में तीन एलिमेंट्स को संभालना आसान नहीं है, वो यूज नहीं होता है। अगर आप जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री, इसका अगर आप इक्वेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें दो वेरिएबल ही एक्सेप्टेड है। और अभी आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ा नहीं है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो इक्वेशन है उसके बारे में, तो आपको लगेगा यार सारे के सारे ऑप्शंस मुझे कैसे समझ में आएगा, आंसर कौन होगा। तो मैं बता दूंगा, इसमें एक स्टैक लगता है और एक स्टैक में दो वेरिएबल्स को एक साथ मैनेज करना आसान है। तो ये हमारे सारे के सारे फर्जी हैं, आंसर इसका ए है। इसको एक बार के लिए आप इक्वेशन को तुरंत दिमाग में बैठा लो, a टू द पावर n b टू द पावर n और पाइपलाइन n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको तुरंत आपको दिमाग में बैठाना है और इसको आंसर समझ लेना है, राइट। नेक्स्ट आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ जो इक्वेशन दिया an bn n ग्रेटर देन 0 एज कंटेक्स्ट फ्री बिकॉज द pdf कैन पुश ऑल एज, सारे के सारे एज को स्टैक में पुश कर सकता है, पॉप 1 फॉर एवरी बी, और प्रत्येक बी के लिए एक को पॉप आउट कर सकता है, एक्सेप्ट इफ द स्टैक इज एम्प्टी, और स्टैक जब एम्प्टी हो जाएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग, जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। और बहुत सारे लोगों को क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है। हालांकि जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है ओएस में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं, ओएस का जो प्लेलिस्ट है, जो ओएस के वीडियो हैं उसको आप देखें। तो बोला जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज है, अगर कोई रिसोर्स है और उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, तो सारे के सारे एक साथ उस पर टूट नहीं पड़ेंगे। जो सारे के सारे प्रोसेस हैं एक साथ उसको यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे, बारी बाय बारी करेंगे। अगर मेरी बारी है तो मैं करूँगा, तुम्हारी बारी आएगी तो तुम करना। जिससे क्या होगा कि डेडलॉक का कंडीशन नहीं होगा और जो रिसोर्सेज है वो अच्छा से यूटिलाइज हो पाएगा। उसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये क्या है, एक क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ शेयर रिसोर्सेज, जैसे फाइल हो गया, वेरिएबल हो गया, प्रिंटर हो गया, उसको एक्सेस किया जाता है, ठीक है। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज इंश्योरिंग दैट ओनली वन प्रोसेस या फिर थ्रेड एग्जीक्यूट इन दिस सेक्शन एट अ टाइम, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो मैं आपको यही बताया हूँ कि ऐसा इंश्योर करता है कि एक बार में एक प्रोसेस एक रिसोर्सेज को यूज करे, बाकी सारे अगर प्रोसेस हैं तो लाइन में लगे रहें, वो वेट करें, उस पर जाके हल्ला नहीं बोलना है और चीज़ें आराम से करनी है। तो क्या जो सेमाफोर है, सेमाफोर, इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या जो मॉनिटर्स होता है इसके हेल्प से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है इसके हेल्प से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये सारे के सारे वो फीचर्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेमाफोर क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है, सिंक्रोनाइजेशन टूल जो बोलता है, वो मेक श्योर करता है कि एक बार में एक ही रिसोर्स एक प्रोसेस पे जाए, राइट, एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स पे जाए। मॉनिटर्स क्या करता है, चीज़ों को मॉनिटर करता है, देखता है कि एक बार में एक प्रोसेस को एक रिसोर्स मिले, राइट। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो इसका काम ही है, जो म्यूचुअली एक दूसरे को समझाता है कि देखो एक बार में एक जो प्रोसेस है वही रिसोर्स के पास जाए ताकि बाकी सारों को भी मिल पाए, राइट। नेक्स्ट, विच एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन मूव ए बी। बोला कौन सा एड्रेसिंग मोड है जो अगर मूव आप ए को बी तक मूव कर रहे हो तो कौन सा एड्रेसिंग मोड यहाँ लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ मूव है, मूव ए बी, इसमें आप डायरेक्ट दोनों का क्या दे दिए हो, दोनों का आप लोकेशन दे दिए हो कि ए से बी तक मूव करना है। तो क्या ये इमीडिएट हो जाएगा, क्या ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्या रजिस्टर हो जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। और इसमें हम लोग ए दिए और बी दिए हैं और ए और बी आपस में अपने आप में क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर। तो ये हमारा हो जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो इमीडिएट होता है, इमीडिएट क्या होता है, अगर मूव ए और हैज़ 5 रहेगा, हैज़ या फिर यहाँ कोई भी एड्रेस रहेगा, ऑपरेंड डेटा इज गिवन डायरेक्टली टू द इंस्ट्रक्शंस, जो ऑपरेंड का डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं इमीडिएट। डायरेक्ट में क्या होता है, मूव ए और जो बी है मतलब जहाँ जाना है, जिस एड्रेस पे जाना है उसका एड्रेस डायरेक्ट दे देगा, इसका जो एड्रेस है, जो एड्रेस डायरेक्ट दे देगा।
आप देख पा रहे हैं जो यहाँ मूव ए लिखा है, बी लिखा है, यहाँ किसी का भी एड्रेस नहीं दिया है, सिर्फ रजिस्टर का नाम दिया है ए से बी तक, राइट। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, अगर मूव ए लिख रहा है तो जहाँ जाना है उसका डायरेक्टली एड्रेस दे देगा। जैसे 2000H पे जाओ तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन डायरेक्टली, जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस डायरेक्ट दिया रहेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर क्या होता है, जैसे मूव ए बी, ऑपरेंड इज इन द रजिस्टर, नो एड्रेस और कंस्टेंट, और ए और बी दोनों का नाम दिया है मतलब रजिस्टर है, और इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो आपने यहाँ 3 एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ लिया, जो काफ़ी सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं और 12 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, मतलब 12 होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने 3 एड्रेसिंग मोड के बारे में यहाँ पढ़ लिया, इमीडिएट के बारे में पढ़ लिया, डायरेक्ट के बारे में पढ़ लिया और रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या जाना कि जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है उसमें डायरेक्ट हमें रजिस्टर दिया रहता है, जैसे ए बी यहाँ लिखा है, सी डी लिख सकता है, एक्स वाई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है डायरेक्ट रजिस्टर का नाम, तो उसको मान देंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर हमें डायरेक्ट जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस दे देगा, जैसे मूव ए है और डायरेक्ट जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस दे दिया, तो उसको मानेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और जो हमारे पास इमीडिएट है उसमें हैश टैग, हैश सिंबल आप याद रखो, हैश रहेगा, और जो ऑपरेंड रहेगा उसका डेटा डायरेक्ट दिया रहेगा, उसका एड्रेस नहीं उसका डेटा, जैसे यहाँ 5 दिया है उसको बोलेंगे इमीडिएट। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं रैपअप करता हूं, और मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक नोट्स लेकर पढ़ना शुरू नहीं किया है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है, तो अभी भी टाइम है, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन का 15 दिन का टाइम है, और 15 दिन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस मारते हैं तो आप इस नोट्स को और ई बुक को ले सकते हैं 99 रुपये में, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। या फिर कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और आप बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। हमने मिक्स क्वेश्चंस को इसलिए रखा है ताकि काफ़ी सारे चीज़ आप एक साथ जब रिवीजन मारेंगे तो एक्चुअल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होंगे, राइट। तो आप प्लीज़ एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तो बोलूँगा यार वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।